एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई 9 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमने कल बात की थी आहार नाल के अंगों के बारे में। आहार नाल के भागों का अध्ययन हमने कर दिया था। आहार नाल के भागों किस किस का हमने पहले किया था? मुख्य गुहा का। किसका? मुख्य गुहा का। उसके बाद हमने अध्ययन किया था ग्रसनी का। किसका? ग्रसनी का। उसके बाद हमने अध्ययन किया था ग्रसिका का। किसका? ग्रसिका का। उसके बाद हमने अध्ययन किया था छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। उसके बाद हमने अध्ययन किया था बड़ी आंत का। किसका? बड़ी आंत का। उसके बाद हमने अध्ययन किया था हमारे मलाशय का। किसका? मलाशय का। और अंतिम अध्ययन हमने किया था अपेंडिक्स। किसका? अपेंडिक्स। ये हमने आहार नाल के अंगों भागों का अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे लीवर यानी यकृत का। यकृत का जो आहार नाल का अंतिम भाग है यकृत, उसका अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि यकृत क्या है। लीवर, जिसे हमें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? कलेजा। क्या कहा जाता है? कलेजा। यकृत यानी लीवर, इसको सामान्य भाषा में कलेजा कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिटो। वैज्ञानिक नाम एपिटो। और इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिटोलॉजी। किस क्या कहते हैं? एपिटोलॉजी। और हमने पाचन, इसमें क्या है कि लीवर में हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य नाम। क्या? सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या कहते हैं? कलेजा। क्या कहते हैं? कलेजा। वैज्ञानिक नाम यानी हमारे लीवर का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिटो। क्या नाम है? एपिटो। अध्ययन को क्या कहेंगे? अध्ययन को क्या कहेंगे? एपिटोलॉजी। क्या कहेंगे? एपिटोलॉजी। एपिटोलॉजी। हमारे बात कर रहे हैं हम यकृत की। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर। क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। कौन सी है? लीवर। लिख लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। अगला आएगा शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर। यह हमने अध्ययन किया है लीवर के। आगे हम देखेंगे कि लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर में क्या होता है? लिख लिया। लीवर में हमारे इसको क्या कहा जाता है? लीवर को भोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोला। लिख लीजिए, इससे शरीर का भोला कहते हैं। क्या कहते हैं? भोला। इससे क्या कहते हैं? इससे
शरीर की प्रयोगशाला, शरीर की क्या कहते हैं, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। शरीर की प्रयोगशाला कैसे कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है कि यूरिया का निष्कासन किससे होता है, गुद्दे से। किससे होता है, गुद्दा से। तो हमारे कभी कभी हम ऐसा भोजन का ग्रहण कर लेते हैं जिससे क्या होता है, शरीर में अमोनिया का निर्माण हो जाता है। और आपको पता है अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। अमोनिया क्या है, अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। तो अमोनिया मस्तिष्क में क्या होगा, तंत्रिका तंत्र क्या करेगी, सूचना देगी मस्तिष्क को कि शरीर में अमोनिया एक विषैला पदार्थ आ गया है। तो गुद्दे द्वारा इसका निष्कासन नहीं किया जा सकता। तो क्या करेगा, यकृत क्या करता है, हमारे अमोनिया को किस में, यूरिया में बदल देता है। किस में, यूरिया में। और यूरिया का फिर क्या करता है, गुद्दा निष्कासन कर देता है। इसलिए हम लिखेंगे कि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। किसके द्वारा, यकृत का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हमारे शरीर की क्या कहते हैं, प्रयोगशाला। क्या कहते हैं, शरीर की प्रयोगशाला। अगला लिखो कि इसे हम क्या कहेंगे, हमारा लीवर में सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन की क्षमता होती है लीवर में। किसमें, लीवर में। शरीर के पुनरुत्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। किसमें, हमारे लीवर में सर्वाधिक होती है। किसमें, लीवर में। सबसे कम किसकी होती है पुनरुत्भवन की क्षमता, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिकाओं की। किसकी, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिकाओं की सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता होती है। अगला लिखिए आप, हमारे शरीर की, अगला लिखिए, सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता तंत्रिका कोशिकाओं, किसकी, तंत्रिका कोशिकाओं की होती है। सबसे कम किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिकाओं की क्या होती है, सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता होती है। हमने अध्ययन कर लिया यकृत के बारे में। अब देखते हैं यकृत का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। क्या कार्य होता है, यकृत का शरीर में लीवर का काम होता है कि मुख्य कार्य है पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस का निर्माण करना यकृत के कार्य। पहला लिखो, पित्तरस का निर्माण होता है। कहाँ होता है, यकृत में। और अगला क्या होता है, इसमें क्या होता है कि संग्रहण, यानी कि हमारे क्या होता है, ग्लूकोज के संग्रहण की क्षमता किसमें होती है, यकृत में। कैसे कि महिलाएं जब व्रत करती है तो क्या करती है कि जब उनमें ऊर्जा, जो व्रत करती है तो 2-4 दिन के बाद क्या होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होने लग जाती है। तो हमारे यकृत क्या करते हैं कि भोजन में जब ग्लूकोज आता है तो उसका संग्रहण कर लेता है। क्या करता है, संग्रहण कर लेता है। तो संग्रहण करने के बाद जब व्रत रखती है तो क्या करता है, इमरजेंसी सेवा में ये क्या करता है
कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल देता है। किस में? ग्लाइकोज में। फिर 3-4 दिन के बाद ये जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब हमारा यकृत क्या काम करता है? जब शरीर में पड़े हुए एमिनो एसिड को, किसको? एमिनो एसिड को किस में? ग्लूकोज में बदल देता है, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोज में। ये काम किसका है? यकृत का। यानी लिखो, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का संग्रहण किससे होता है? हमारे लीवर से। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोज में। किस में? ग्लाइकोज में। ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने की प्रक्रिया किस में होती है? लीवर में। अगला लिखेंगे, शरीर में पड़े हुए एमिनो एसिड, किसको? एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड को किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। और हमारे लीवर का क्या काम हो गया? मुख्य कार्य हमने लिख लिया, पित्त रस का निर्माण, और ग्लूकोज को ग्लाइकोज में और एमिनो एसिड को ग्लूकोज में। अगला कार्य हमारा होगा कि लीवर क्या करता है? यानी हिपेरिन प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण। किसका? हिपेरिन प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? हिपेरिन प्रोटीन का। लिख लीजिए, हिपेरिन प्रोटीन का। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? यकृत में। हिपेरिन प्रोटीन क्या होती है हमारी? हिपेरिन प्रोटीन जो शरीर में उपस्थित क्या होती है? धमनियों और शिराओं में जब रक्त बहता है तो रक्त का जब थक्का जम जाता है, क्या थक्का जम जाता है, तो उस थक्के को बनने से रोकने की अभिक्रिया किसकी होती है? हिपेरिन प्रोटीन की। यानी उस धमनी और शिराओं में जब रक्त का थक्का बनता है तो उस थक्के को बनने नहीं देती है। कौन सी प्रोटीन? हिपेरिन प्रोटीन। और इसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे यकृत में। क्योंकि जब धमनी और शिराओं में जब रक्त का थक्का बन जाएगा तो क्या होगा? हृदय के पास रक्त नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा? हृदयघात यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी। लिखो, हिपेरिन प्रोटीन रक्त का, शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देती है, नहीं बनने देती है। अगला कार्य हमारा क्या हो गया? लीवर का अगला कार्य क्या होगा? फाइब्रोजिन प्रोटीन का क्या करता है? संग्रहण करता है। क्या करता है? फाइब्रोजिन प्रोटीन का संश्लेषण। क्या करता है? संश्लेषण। अगला लिखो, फाइब्रोनोजन प्रोटीन का संश्लेषण। क्या करता है? संश्लेषण। ये हमारी फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या होती है? यानी इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। क्या बनता है? रक्त का थक्का। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो रक्त का क्या स्त्राव होने लग जाता है, तो उस रक्त को रोकने के लिए हमारी कौन सी प्रोटीन काम आती है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। कौन सी? फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या काम आती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। हमने देख लिए यकृत के कार्य। अब देखेंगे यकृत से संबंधित रोग। क्या देखेंगे? रोग। यानी हमारे लीवर में कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। लिख लिया? लिख लीजिए। अगला लिखिए,
यकृत यानी लीवर में होने वाले रोग। कौन से रोग? लीवर में होने वाले रोग। पहला रोग हमारा कौन सा आएगा? पीलिया। कौन सा? पीलिया। आप कहोगे सर पीलिया में तो होता है हमारी आंखें पीली हो जाती है, जीभ पीली हो जाती है, हाथ और पैरों के नाखून पीले हो जाते हैं, फिर ये रोग यकृत में कैसे होता है? क्योंकि हमारे यकृत में क्या होता है? पित्त रस होता है। पित्त रस में क्या होता है? पित्त लवक और पित्त वर्णक। और पित्त वर्णक में क्या होता है? बिलरुबिन और बिलवर्डिन। कौन सी? बिलरुबिन और बिलवर्डिन नाम की क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है? इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? बिलरुबिन और बिलवर्डिन की अधिकता से हमें क्या हो जाता है? पीलिया। परसों हमने पढ़ा था, लिख लीजिए, शरीर में पित्तरस में उपस्थित पित्त वर्णक कौन से हो गए हमारे? बिलरुबिन। और कौन सा हो गया? बिलवर्डिन। कौन सा हो गया? बिलवर्डिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। कौन सा हो जाता है? पीलिया। अगला लिखेंगे कि ये पीलिया रोग होता है जो किस कारण से होता है? ये हमारे क्या होता है? पीलिया रोग दूषित जल। क्या? दूषित जल वे दूषित भोजन के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। सेवन से। अब क्या करेंगे? पीलिया रोग हो जाता है हमारे किससे? तो इसके अब देखेंगे कि पीलिया रोग में प्रभावित कौन कौन से अंग होते हैं। पीलिया रोग में हमारी क्या हो जाती है? आंखें क्या हो जाती है? पीली। और क्या हो जाती है? जीभ। और हाथ और पैर के क्या हो जाते हैं? नाखून पीले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। किस रोग में? पीलिया रोग में। हमने लीवर से संबंधित रोगों में पीलिया रोग का अध्ययन कर लिया। अगला देखेंगे हम कौन सा रोग आएगा? यकृत सिरोसिस। कौन सा? यकृत सिरोसिस। लिख लिया होगा आपने। अगला लिखिए आप, यकृत सिरोसिस। कौन सा? यकृत सिरोसिस। ये यकृत सिरोसिस कौन सा रोग होता है और इस रोग में क्या होता है? यकृत सिरोसिस रोग में क्या होता है? हमारे एल्कोहल की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? यकृत सिरोसिस। हमने जब सुना होगा कि अधिक शराब के सेवन से क्या हो जाता है? लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ये सुना होगा हमने कि अधिक शराब के सेवन से लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। कैसे? अगर हम ऐसे शराब लेंगे तो लीवर खराब थोड़े हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लीवर में हमारे जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? उन पे प्रभाव पड़ता है एल्कोहल का। और एल्कोहल एक क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है जो क्या करता है? हमारी यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाओं पर प्रभाव डालता है और उन्हें नष्ट करता है। क्योंकि थोड़ी शराब लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारे यकृत में क्या होता है? शरीर में सबसे अधिक पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। तो नॉर्मल शराब लेंगे तो क्या होगा
कि जब कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ेगा तो वापस क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो अधिक शराब का सेवन करेंगे तो वापस क्या नहीं हो पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या होता है कि हमारे अधिक शराब के सेवन से क्या हो जाता है कि लीवर खराब हो जाता है। लिखिए, ये रोग अधिक एल्कोहल से, अधिक एल्कोहल से, किससे होता है, अधिक एल्कोहल से। हमारे शरीर में क्या होता है कि पुनरुत्भवन की क्षमता किसमें है, अधिक। और एल्कोहल क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ। ये लिख लीजिए आप बात, एल्कोहल, एल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है जो हमारी कोशिकाओं को, किसको, कोशिकाओं को नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है। ये हो गए हमारे लीवर के कार्य, यानी लीवर के रोग हो गए। कार्य हमने पढ़ लिए थे और अभी हो गए हमारे रोग। अब हम अध्ययन करेंगे कि लीवर के बारे में हमारे क्या हो गया, लीवर से संबंधित लीवर क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ लिया लीवर के कार्य पढ़ लिया हमने, और अब पढ़ लिया हमारे लीवर के योग, कौन से रोग। अब हम अध्ययन करेंगे, हमारे लीवर की हो गई बात कंप्लीट। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में आहार नाल होती है। क्या होती है, आहार नाल। तो आहार नाल के अवशोषित अंग कौन कौन से हैं, यानी भोजन का अवशोषण किन किन अंगों से होता है। लिख लीजिए, अवशोषण, लिख लीजिए अवशोषण। क्या, अवशोषण। पचित भोजन का, क्या, पचित भोजन का हमारे शरीर में, हमारे शरीर में अवशोषण होना क्या कहलाता है, अवशोषण। तो कौन कौन से अंग है जिनकी सहायता से हमारे शरीर में क्या होता है, अवशोषण। हमने पढ़ा था सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा में एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुख गुहा में क्या होगा, भोजन का सबसे पहले मुख गुहा में क्या होगा, पाचन। पाचन, जहां पे पाचन होता है वहां अवशोषण भी होगा। क्या होगा, अवशोषण। तो एक हो गया हमारा मुख गुहा। क्या हो गया, मुख गुहा। अगली बात आती है हमारी ग्रसनी की। ग्रसनी में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ग्रसनी में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पे कोई भी अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अगली आती है हमारी ग्रीसिका, और ग्रीसिका में भी कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर भी क्या नहीं होगी, कोई अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अगला आता है हमारा अमाशय। क्या आता है, अमाशय। अमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन। तो वहां क्या होगी, हमारे अवशोषण की प्रक्रिया होगी। तो कौन सा हो गया, दूसरा अंग, अमाशय। अगला क्या हो गया, छोटी आंत। क्या हो गया, छोटी आंत। शरीर का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। सबसे अधिक अवशोषण, सबसे अधिक अवशोषण, अधिक अवशोषण किस में होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो उत्तर होगा छोटी आंत में। अगला होगा हमारी बड़ी आंत। कौन सा होगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी क्या होता है, सिर्फ अवशोषण ही होता है। क्या होता है, सिर्फ अवशोषण। देख लिया, ये है हमारे शरीर आहार नाल के अवशोषित अंग। कौन से,
मुख गुहा हो गया, अमास्य हो गया, छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया। अमास्य में भोजन क्या होता है, मुख गुहा के बाद अमास्य में जाता है भोजन। तो अमास्य में हमारा भोजन कितना रहता है, 3 से 4 घंटे। कितना, 3 से 4 घंटे रहता है, 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे तक कहां पे रहते हैं, हमारे अमास्य में। यह हो गया हमारे अवशोषण। अब हमने बात कर ली किसकी, आहार नाल की। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में आहार नाल से संबंधित यानी पाचन तंत्र संबंधित विकार यानी आहार नाल से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, लिख लिया, लिखिए, पाचन तंत्र से संबंधित विकार। क्या, पाचन तंत्र से संबंधित विकार। क्या, पाचन तंत्र से संबंधित विकार। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कौन से रोग की बात करेंगे। कल हमने अध्ययन किया था कि एक बचा हमारा यकृत और आहार नाल में हमारा पाचन तंत्र अध्याय में क्या बचा है, एक यकृत बचा था और आज एक बचे थे रोग यानी आहार नाल से संबंधित होने वाले रोग। रोगों का अध्ययन करेंगे हम। रोगों में सबसे पहला आता है हमारी कौन, अम्लीयता यानी एसिडिटी। क्या आती है, एसिडिटी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, कहाँ, अमाशय में। कहाँ पढ़ लिया था, अमाशय में। एसिडिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। एसिडिटी किससे होती है कि अनियंत्रित भोजन से और चाय कॉफी एल्कोहल के सेवन से, मसालेदार सब्जियों से क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। और जब अच्छल क्या होता है, अमाशय की दीवारों से जब टकराता है यानी वहां पे क्या होती है, जलन पैदा होती है, उससे क्या होता है, हमारी एसिडिटी हो जाती है। इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ लिया था। अगला पढ़ेंगे हम मोटापा। क्या, मोटापा। मोटापा हमारे शरीर में किस वजह से आता है, मोटापा हमारे शरीर में किस वजह से आता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने खाना खा रहे हैं, अभी हम जैसे 2 रोटी खा रहे हैं तो आहारनाल का क्या होगा, उसी हिसाब से हमारी आहारनाल बनी हुई है कि 2 रोटी का ही हमें भोजन पचा सकते हैं। जैसे जैसे हमने डाइट को बढ़ाया, कितना किया, 3 रोटी, तो आहारनाल क्या करेगी, अपनी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि करेगी कि अब 3 रोटी खाने लग गया है तो उसको पाचन के लिए, पचाने के लिए क्या करेगी, थोड़ी सी लंबाई की जरूरत होगी। धीरे धीरे हमने 4 कर दी, 4 से 5 कर दी, 6 कर दी, 7 कर दी और 8 कर दी, 9 कर दी और 10 रोटियां। जब हम 10-10 रोटियां खाने लगेंगे तो आहारनाल की क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ेगी। आहारनाल की क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने से क्या होगा कि जब आहारनाल में क्या होता है, पाचन होता है। पाचन, जब आहारनाल में 10 रोटी खाएंगे तो आहारनाल की लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो वहां से भोजन क्या होगा, ज्यादा भोजन की मात्रा आएगी तो वहां अवशोषण भी ज्यादा होगा, वहां पाचन भी ज्यादा होगा, ऊर्जा का संग्रहण भी ज्यादा होगा। तो हमारे शरीर में क्या होगा, वसा का भी पाचन होगा। क्या होगा, वसा, वसा बननी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले वसा कहाँ बनेगी, हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी। यहाँ वसा का सबसे पहले यहाँ वसा बनेगी, यानी यहाँ से मोटापा आना शुरू होगा। कहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ पीछे से, फिर यहाँ कमर से, फिर यहाँ पैरों में, फिर क्या होगा, यहाँ से, फिर हमारे पेट बढ़ना शुरू हो गया। क्या होगा, पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या होते हैं कि जब लोग क्या करते हैं, पेट बढ़ गया साहब, अब क्या करेंगे, जिम विम जाएंगे। तो जिम विम करेंगे, दौड़ वोड़ करेंगे तो क्या होगा, मोटापा कम करेंगे। मोटापा जिस हिसाब से मोटापा बढ़ता है ना, उसी हिसाब से मोटापा का क्रम क्या होता है, वापस घटता है। पहले यहाँ से घटेंगे, फिर यहाँ से घटेगा, इसी प्रकार से। तो सबसे लास्ट में क्या घटेगा, हमारा पेट।
तो इसीलिए पेट क्या होता है, किसी मतलब बहुत ही कम चांस रहता है कि पेट को कम किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहां से कम होगा, धीरे 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 लास्ट अंतिम में क्या होगा, पेट का कम होगा। तो आप इस मोटापे में लिखिए कि शरीर में क्या होती है, भोजन की मांग बढ़ जाती है। शरीर में जब भोजन की मांग बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मोटापा। तो क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा। आजकल क्या होता है कि वर्तमान समय में मोटापे को कम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, वर्तमान में कौन सी विधि अपनाई जाती है, बेरियोटिक। कौन सी, बेरियोटिक। बेरियोटिक यानी वर्तमान में मोटापे को कम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, बेरियोटिक। ये बेरियोटिक विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत है उसकी जो लंबाई है उसको कम काट के छोटी कर दी जाती है, यानी लंबाई को कम कर दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इससे हमारा वर्तमान में क्या होता है, मोटापा कम किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, बेरियोटिक। लिख लीजिए आप, बेरियोटिक किसे कहते हैं, छोटी आंत की लंबाई को काटकर कम किया जाता है, कम किया जाता है। यह हो गया हमारा मोटापे के बारे में अध्ययन। किसके बारे में, मोटापे के बारे में अध्ययन। अगला देखेंगे हम, अगला रोग कौन सा आएगा, हर्निया। कौन सा आएगा, लिख लिया, अगला आएगा हमारा हर्निया। कौन सा, हर्निया। अगला देखेंगे हर्निया। ये हर्निया रोग क्या होता है साहब, ये हर्निया रोग क्या होता है, ये ऐसा पुरुष, क्या है, पुरुष। ये ऐसा महिला, ये सींग नहीं है, ये बाल है, क्या है, बाल। ये ऐसा पुरुष, ये ऐसा महिला। पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, वृषण। महिला में वृषण नहीं होते। इसीलिए क्या होता है कि हर्निया रोग है जो होता दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में होता है, लेकिन इसका लक्षण है यानी प्रभाव है जो पुरुषों पे पड़ता है। होता क्या है कि हमारी आहार नाल हो गई, ये सब आहार नाल, जब आहार नाल की लंबाई क्या आती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये आहार नाल की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगी, वृषण कोश यानी वृषण की थैली में क्या होगा, इस आहार नाल प्रवेश कर जाएगी। तो जैसे ही वृषण की थैली में आहार नाल का प्रवेश होगा तो वृषण पे क्या होगा, यहाँ पे खिंचाव होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, दर्द पैदा होगा। क्या होगा, दर्द। इसी को क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में आहार है, आहार, ये आहार है, सब बढ़नी शुरू हो गई, क्या होगी, बस कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये सिर्फ आहार ही, यही पेट में क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए महिलाओं में इसका प्रभाव यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर पुरुषों में इसका प्रभाव पड़ता है। इसको आप लिखिए, हर्निया पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में। पुरुषों में आहार नाल की लंबाई बढ़ने से, लंबाई बढ़कर जब
वृषण कोश यानी थैली वृषण कोश में चली जाती है, जिससे वृषण में चुभन पैदा होती है। महिलाओं में आहार नाल की लंबाई बढ़कर पेट में इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए किस में दिखते हैं लक्षण? पुरुषों में। किस में? पुरुषों में। बात कर ली हमने हर्निया की। किसकी? हर्निया की। अगली बात करते हैं हम बवासीर की। किसकी? बवासीर। बवासीर आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आता है कि बवासीर दवाई भी दी जाती है। अगला देखिए आप, बवासीर यानी मत्स्य की बीमारी। कौन सी होती है? मत्स्य। होता क्या है? ये हमारी है कौन सी? छोटी आंत। साहब ये है हमारी छोटी आंत। कौन सी है? छोटी आंत। और ये है हमारी बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। एक बार ऐसे चित्र बना रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं। क्या होती है कि इनके